धन्यवाद। आज कक्षा द्वादश के रसायन विज्ञान कक्षा में सभी भैयाओं का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपने देखा, इसके पहले हम वीडियो दिए थे, उसमें हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन सरफेस केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, उस कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी स्टार्ट आज करेंगे। इसके पहले आपने उसका प्रिपरेशन देखा था, प्यूरिफिकेशन देखा था। प्यूरिफिकेशन में 3 मेथड था, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इसके बाद हमारा ये है कि प्रॉपर्टी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है। तो इसमें मुख्य रूप से जो प्रॉपर्टी हमारी है, ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं। पहला है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, आपको ध्यान में होगा कि कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है, और इनकी साइज बड़ी होती है। तो जब साइज बड़ी होने के कारण इनके पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं। तो आपस में जब टकराते हैं तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराया, दूसरा तीसरे से टकराया, तीसरे चौथे से टकराया। तो इस तरह से उनका जो मोशन है वह इधर उधर विभिन्न डायरेक्शन में होता है। तो विभिन्न डायरेक्शन में जो मोशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, जिग जैग मोशन। इसी जिग जैग मोशन को ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। तो पेपर में आता है कि ब्राउनियन मूवमेंट का कारण क्या है। तो उसका ये कारण है कि इनकी साइज बड़ी होने के कारण ये आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और टकराने के बाद अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, माने कोई बैलेंस फोर्स नहीं होता उसको संभालने। अनबैलेंस फोर्स होने के कारण एक दूसरे से अलग होते हैं और विभिन्न डायरेक्शन में गति करने लगते हैं। इनके डायरेक्शन को जिग जैग मोशन कहिए, चाहे आपका ब्राउनियन मूवमेंट कहिए। ठीक है। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी आती है, वह है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसे कहा जा सकता है कि ट्रू सॉल्यूशन है और उसमें बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं। तो देखते हैं कि लाइट उस सॉल्यूशन से पास हो जाती है, लेकिन उसी को कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो वह पास नहीं होती। नहीं, कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करेंगे तो पास हो जाएगी, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से पास करेंगे तो पास नहीं होगा। कभी अपने जंगल में गया होगा जहाँ बगीचा है, या बगीचा में, तो उसमें देखे होंगे कि पत्तियों के बीच में थोड़ा थोड़ा जहाँ गैपिंग रहती है, वहाँ से सूर्य के प्रकाश टकराते हुए पृथ्वी तक आता है। तो उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। यानी कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू द ट्रू सॉल्यूशन, देन द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, बट व्हेन दिस लाइट इज पास्ड थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, then the path of light is visible. This process is known as Tyndall effect. What is the region of Tyndall effect? The region of Tyndall effect is that the colliding, that is the collide होने का, यानी कि आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद उनके बीच में लाइट की स्कैटरिंग होती है। लाइट की स्कैटरिंग होती है। कभी अपने ध्यान से अगर देखा होगा, जो दूध को निकाल कर गाय के थन से निकाल के ले आते हैं तो हमको पीला दिखाई देता है। फिर उसके बाद सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तो उसका नीला दिखाई देता है। यह सबसे आसान चीज, अगर समुद्र के किनारे गए होंगे तो दूर से देखेंगे ऐसा लगेगा समुद्र का पानी कैसा दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है कि वह समुद्र का जो पार्टिकल है, अर्थात उसके जो पानी का पार्टिकल है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिला हुआ है, वह इलेक्ट्रोलाइट्स आपके उस सूर्य के प्रकाश को स्कैटर कर रहा है। और स्कैटर करने के बाद जो मिक्स्ड हमको कलर दिखाई देता है वह ब्लू दिखाई देता है। इसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि समुद्र का पानी कैसा है, नीला है। उसी तरह से और भी कई चीजें, आकाश नीला दिखाई देता है। क्या आकाश नीला थोड़ी है, आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल, धूल के जो पार्टिकल है, वह पृथ्वी के कुछ ऊंचाई पर चारों तरफ से कोलाइड्स के रूप में फैला हुआ है। लेकिन जब उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश जो पड़ेगा तो वह जो कोलाइड्स के रूप में धूल के पार्टिकल्स फैला हुआ है, सूर्य के प्रकाश को स्कैटर करेगा, स्कैटरिंग करेगा, फैला देगा उसको, जिसकी वजह से आकाश का रंग हमको नीला दिखाई देता है। तो इस तरह से आपका यह टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। दूसरा हमारा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, जैसे आपने देखा होगा, तो मैंने बताया इसका कि किसी भी कोलाइड्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। किसी भी कोलाइड्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज, या तो वह निगेटिवली चार्ज होगा या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इस बात को कैसे क्लियर करते हैं,
तो हम इसके लिए हम पहले इसी को पढ़ लेते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर से आपको समझ में आ जाएगा। ये पेप्टाइजेशन में आपको मैंने बताया था, पेप्टाइजेशन में क्या कहा था, तो ध्यान में होगा, द प्रोसेस ऑफ conversion of freshly prepared precipitate into the colloidal solution by adding some amount of electrolyte is known as peptidation, and the amount of electrolyte used is known as peptidizing agent। तो आपके दिमाग में ये सोच रहे होंगे या समझ रहे होंगे कि ऐसा क्या कारण है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट उस इलेक्ट्रोलाइट से क्या ले लेता है, क्या कर देता है, जिसकी वजह से वह कोलाइड्स में परिवर्तित हो जाता है। तो इस बात को समझने के लिए हम ये लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास सिल्वर नाइट्राइड AgNO3, ये आपका डिस्पर्स ठीक हो गया और इसमें आप मिला दीजिए डिस्पर्सन मीडियम पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, डिस्पर्स फेज में डिस्पर्सन मीडियम आप मिला दीजिए Ki को, जो हमारा सिल्वर Ag ये प्रेसिपिटेट हो गया। Ag जो है I के साथ मिलकर क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया और प्रेसिपिटेट होकर के एक लेयर फॉर्म कर दिया। अब ये लेयर जो फॉर्म करेगा तो इस प्रेसिपिटेट के ऊपर इसका एक नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, वह I माइनस इस तरह से एक लेयर फॉर्म हो। ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। और कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ जो AgI बना, इनको अपने पास लेना चाहिए। इनकी साइज होती है आपकी I माइनस की Ag से छोटा है, इस वजह से ये I माइनस को अपने तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित हो जाता है और इसकी वजह से हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वह क्या कहलाएगा, निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि हमारा जो K प्लस बचा हुआ है, ये K प्लस जो निगेटिवली कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, ये चारों तरफ ये K प्लस, ये चारों तरफ का K प्लस क्या होगा, एक दूसरा लेयर बनेगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं काउंटर आयन। ये काउंटर आयन है। ठीक है, और ये हो गया आपका फिक्स्ड लेयर, फिक्स्ड लेयर, ये काउंटर आयन हो गया। और ये जो अंदर का लेयर है वो फिक्स्ड लेयर हो गया। इसको काउंटर आयन को डिफ्यूज लेयर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिफ्यूज लेयर। तो इस तरह से ये दोनों लेयर के बीच जो चार्ज का आदान प्रदान हो रहा है, यह चार्ज का जो डिस्पर्सन हो रहा है या उसका फैलाव हो रहा है, या मूवमेंट हो रहा है, उसको कहते हैं जेटा पोटेंशियल या काइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इसी के उल्टा एक और काम आप कर सकते हैं। यदि मान लीजिए Ki को AgNO3 में डाल, Ki को Ag, मान यहाँ पर AgNO3 क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है। तो जब ये डिस्पर्सन मीडियम है तो यहाँ पर भी बनाएगा AgI, लेकिन इस AgI के चारों तरफ ये Ag प्लस ये एक लेयर है। ये आपको बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि पॉजिटिवली कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये पॉजिटिवली कोलाइडल सॉल्यूशन है और ये निगेटिवली कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये जब पॉजिटिवली हो गया तो इसके चारों तरफ, अब बताइए डिस्पर्सन मीडियम क्या बचा हुआ है। ये डिस्पर्सन मीडियम में आपका इसमें बचा हुआ है NO3 माइनस और ये Ki में I माइनस। अब ये तो क्लियर है कि पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो हमेशा निगेटिव आयन को अपने तरफ अटैक करेगा। तो निगेटिव आयन या तो इसको अटैक करेगा या तो इसको अटैक करेगा। तो हमने बताया था कि जिनकी साइज छोटी होती है वो पहले अट्रैक्ट होता है, जिनकी साइज बड़ी होती है वो बाद में अट्रैक्ट होता है। तो NO3 माइनस और Ki में I माइनस की साइज छोटी होती है, इसलिए इनके चारों तरफ जो दूसरा लेयर बनेगा वो आपका I माइनस
I माइनस I माइनस। तो इस तरह से ये आपका फिक्स लेयर हो गया। ये क्या हो गया, मोबाइल लेयर के लिए चाहे डिफ्यूज लेयर के लिए। तो दोनों लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहिए चाहे जेटा पोटेंशियल कहिए। तो सभी भैयाओं को समझ में आ गया होगा कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज कैसे आता है, यानी कि वह कोलाइडल सॉल्यूशन कोई ना कोई चार्ज वाला होता है, या तो निगेटिव वाला होता है या तो पॉजिटिव वाला होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट किया तो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, निगेटिव वाले को अट्रैक्ट किया तो निगेटिवली चार्ज बन जाएगा। इस तरह से दोनों एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखोगे। तो ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होता है जिनकी वजह से जेटा पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब आपको क्या देख रहा है, ये बता रहे थे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया, एक्सप्लेन किया है कि कोलाइडल सॉल्यूशन या तो निगेटिवली चार्ज होगा नहीं तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन उसको यदि हम ऐसा करते हैं कि एक बैटरी की तरह से बना दें ऐसे करके, ठीक है, और इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, और यहाँ पर ये तार है, ये मान लीजिए आपका निगेटिव आयन है, ये मान लीजिए आपका पॉजिटिव है। यदि आपका ये पॉजिटिवली चार्ज है तो सभी के सभी पार्टिकल क्या होंगे, निगेटिव की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, सभी के सभी पार्टिकल्स क्या होंगे, अगर निगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिवली चार्ज है तो निगेटिव की तरफ जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसके इलेक्ट्रोड किस तरफ मूव कर जाएगा। जैसे आपका ये तो दिखा है पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स है वो निगेटिव वाला है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स है वो पॉजिटिव वाला है, और यहाँ से मूव करते करते सभी जा रहे हैं, यहाँ पर निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस मूवमेंट को द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द अपोजिट चार्जेस नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब किन्हीं कारणों से मान लीजिए कि इनके ऑस्मोसिस कराना है, अर्थात डिस्पर्सन मीडियम की मात्रा को बढ़ा दीजिए। इसमें डिस्पर्सन मीडियम को बढ़ा देंगे तो हमारा मूवमेंट जो कोलाइडल पार्टिकल्स का है वह अपोजिट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव की तरफ होने लगेगा। तो इस तरह के मूवमेंट को इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, कब इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस होगा, जब इसके अंदर हम डिस्पर्सन मीडियम की मात्रा को बढ़ा देंगे और डिस्पर्स पार्टिकल कम पड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा वह अपोजिट साइड हो जाएगा। ऑस्मोसिस सबको ध्यान में होगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है कि ये कोएगुलेशन। अगला हमारा टॉपिक क्या है, कोएगुलेशन। क्या है कोएगुलेशन, तो पेप्टाइजेशन का जस्ट उल्टा। पेप्टाइजेशन अगर याद है तो कोएगुलेशन तुरंत आप बता देंगे। पेप्टाइजेशन बताया था हमने, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग some amount of electrolyte is known as peptidation। इसी का उल्टा बोलिए, the process of conversion of colloidal solution into precipitate by adding some amount of electrolyte known as coagulation या flocculation या precipitation। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन हो गया। कभी आपने सोचा है कि दूध हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, लेकिन उसका पनीर कैसे बन जाता है? पनीर के लिए क्या करते हैं, तो छेना का पानी खट्टा रहता है और इलेक्ट्रोलाइट उससे कर देते हैं, या हम लोग आम केमिस्ट्री भाषा में कहते हैं कि थोड़ी सी फिटकरी डाल देंगे। तो फिटकरी डाल देंगे तो दूध हमारा क्या हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा और उसका जो क्रीम है वह अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसा क्या चीज़ होती है, तो ऐसा ये है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो तो बता ही दिया आपको कि या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है तो निगेटिव आयन को ले लेगा, अगर निगेटिवली चार्ज है तो
पॉजिटिव आयन को ले लेगा और ले करके न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब न्यूट्रल हो जाएगा तो उसका प्रेसिपिटेशन होना संभव है। ठीक है, तो उस इसलिए ही वह प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब बड़ी बात आती है कि इलेक्ट्रोलाइट्स कई तरह के होते हैं। मोनो एटम आयनिक होते हैं, डाई आयनिक होते हैं, ट्राई आयनिक होते हैं, मतलब Na+ होते हैं, Mg2+ होते हैं, Al3+ वाले होते हैं। अब बताइए कि मोनो वाले या डाई या ट्राई किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाएंगे ताकि कोएगुलेशन जल्दी हो जाएगा। तो एक साइंटिस्ट है जो नीचे लिखे हैं हार्डी-शुल्ज़ रूल। हार्डी-शुल्ज़ रूल ये कहता है कि द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ द आयंस। माने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स की वैलेंसी पर निर्भर करता है कोएगुलेटिंग पावर। जिनकी वैलेंसी जितना ही ज़्यादा रहेगा उसकी कोएगुलेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है जो नेगेटिवली चार्ज है और वह नेगेटिवली चार्ज है, तो इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा लेगा? इलेक्ट्रोलाइट से क्या लेगा? पॉजिटिवली चार्ज लेगा। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज में जैसे आपका ये Na+ है, फिर आपका ये Mg2+ है, फिर आपका Al3+ है। तो Al3+ की कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और Mg2+ की उससे कम होगा, Na+ की उससे कम होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मान लीजिए कि कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, तो यदि पॉजिटिवली चार्ज है तो आप देखिए Cl-, इसके बाद SO4-, PO4-3-। ठीक है, इनकी वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, वैलेंसी 3। ठीक है, तो इनकी कोएगुलेटिंग पावर क्या होगी? ज्यादा, उनसे कम इनकी होगी, सबसे कम। ठीक है, तो हार्डी-शुल्ज़ रूल आपको समझ में आ गया होगा कि कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ द आयंस। जिनकी वैलेंसी आयन की ज्यादा होगी उनकी कोएगुलेटिंग पावर उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर सबको? ये कोएगुलेशन कहिए, चाहे प्रेसिपिटेशन कहिए, चाहे फ्लोकोलेशन। क्लियर? इसी अब इसके बाद आता है इसमें कि प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइट्स। ये टॉपिक हमारा है, ये प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइट्स। क्या है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइट्स? जैसे मान लीजिए कि किसी आभूषण पर सोने के पानी चढ़ाना है। ठीक है, चांदी के आभूषण है, उस पर सोने के पानी चढ़ाना है, तो सोने का हमने कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार किया है। ठीक, कोलाइडल सॉल्यूशन जब तैयार करेंगे और उसके अंदर गाने को डालेंगे तो उसके ऊपर आना चाहिए, लेकिन आने से पहले ही जम जाता है। तो जब तुरंत जम जाएगा तो कहीं सोना का पानी ज़्यादा चढ़ जाएगा, कहीं कम चढ़ जाएगा, कुछ अधिक हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, कहीं सफ़ेद दिखाई देगा। तो हम चाहते हैं कि जो उसका कोएगुलेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कुछ देर से हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, लियोफोबिक कोलाइड्स आप जानते ही हैं, मेटल का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है वो लियोफोबिक होता है। उसके डिस्पर्स फेज या डिस्पर्सन मीडियम में कोई लगाव नहीं होता है। जो रखेंगे अलग अलग हो जाएगा, अर्थात जम जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाइए गोल्ड का, तो उसमें थोड़ी सी लियोफिलिक कोलाइड्स मिला दीजिए, इसको गोंद वगैरह थोड़ा सा मिला दीजिए। तो जब लियोफिलिक कोलाइड्स आप मिला देंगे तो उसका प्रेसिपिटेशन जल्दी नहीं होगा, अर्थात वो सोने का पानी गाने के ऊपर जल्दी बैठेगा नहीं। ठीक है, तो जब नहीं बैठेगा तो क्या होगा, देर से बैठेगा, तब तक गहने का प्रत्येक अंग जितने भाग है सबके पास आसानी से वह मिल जाएगा, और धीरे धीरे वो क्या होगा, उसके ऊपर प्रेसिपिटेट होकर के जम जाएगा और उसको छुड़ाने से भी जल्दी छूटेगा नहीं। अब आप सोचिए, इसी को कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स फ्रॉम कोएगुलेशन। कोएगुलेशन माने प्रेसिपिटेट होने से बचाने के लिए जिस प्रोसेस का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। अब उसको बचाने के लिए आपने क्या किया, तो थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला दिया, लियोफिलिक कोलाइड्स मिला दिया। तो इस लियोफिलिक कोलाइड्स को हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स। ठीक है,
क्योंकि सोने का एग्जाम्पल इसलिए लिया कि आपकी परीक्षा में बोल्ड नंबर आता है। यहाँ लिखा हुआ है ये बोल्ड नंबर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ लियोफिलिक कोलाइड्स which is just required to prevent the coagulation of 10 gram gold solution by adding 10 ml 10% sodium chloride solution। समझ आ गई होगी? माने इसके मतलब कि गोल्ड नंबर क्या होता है कि 10 ml यानी 10 ग्राम गोल्ड सोल्यूशन है, तो उसको कोएगुलेशन से बचाने के लिए लियोफिलिक की कितनी मात्रा उसमें मिला दें ताकि 10% जो सोडियम क्लोराइड का जो इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है उसको मिलाने पर उसके अंदर कोएगुलेशन नहीं हो, तो उसकी मात्रा क्या कहलाता है? गोल्ड नंबर। मिलीग्राम में होता है। ठीक है, क्लियर सबको? अर्थात प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स की या लियोफिलिक कोलाइड्स की कितनी मात्रा हम मिला लें ताकि 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन को कोएगुलेशन होने से बचा सके। जब हम 10 ml 10% NaCl सॉल्यूशन मिलाते हैं तो उसके कोएगुलेशन नहीं होता है। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? गोल्ड नंबर। क्या कहेंगे? गोल्ड नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, हेल्थ बुक से आप देख सकते हैं गोल्ड नंबर का। ठीक है, क्लियर सबको? कोई प्रॉब्लम होगी तो एक बार पूछ लेंगे आप वीडियो इसमें। तो अब इसके बाद आता है लास्ट में एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों हम पढ़ते हैं, क्या क्या इसकी जरूरत पड़ती है? तो इसके कई क्षेत्र हैं। देयर इज सो मेनी फील्ड इन यूजिंग कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका सबसे पहला आता है कि कंसंट्रेशन इन कोर्स इन मेटलर्जी। मेटलर्जी प्रोसेस में आज अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे इसमें। तो कंसंट्रेशन मतलब होता है ये कि किसी भी ओर से उसके इम्प्योरिटीज को अलग करना, कंसंट्रेशन का। थोड़ी सोल्यूशन के डेफिनेशन और इसमें मिलता जुलता है लेकिन अर्थ अलग अलग है। कंसंट्रेशन में आपने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन यूनिफाइड या स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, लेकिन डेफिनेशन वही है, ये स्पेलिंग वही है। यहाँ कंसंट्रेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द कोर्स नोन एज कंसंट्रेशन। तो उस कंसंट्रेशन में भी इसे कोलाइडल सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। दूसरा है दवा के क्षेत्र में है, जैसे बी कॉम्प्लेक्स का नाम आपने सुना होगा। उसी तरह से आपका बी कॉम्प्लेक्स है और भी इस तरह की दवाइयाँ हैं जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में उसका यूज करते हैं। सोप है वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में यूज करते हैं। मिल्क है उसको भी कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में यूज करते हैं। तो बहुत से क्षेत्र हैं। अब उसमें आता है कि कौन कौन से और क्षेत्र हैं जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। तो ब्लड भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन का एक क्षेत्र है। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड्स, कभी कभी लाभ की बात होती है, इसकी भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि धुआं बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा भट्ठे पर एक सीमेंटेड पाइप लगाई जाती है। पहले लोहे की लाइन को 6 महीने तक धुआं आता था, अब ऐसा नहीं है। उस धुएं का प्रेसिपिटेशन करा देते हैं, वह आग नीचे ही जलता है और उसके बाहर नहीं निकलने देता। तो धुआं का प्रेसिपिटेशन इस माध्यम से आप करा सकते हैं, कोलाइड्स के रूप में चेंज करा सकते हैं। दूसरा है सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल जैसे मान लीजिए कि आपका सीवर में जाम हो गया, कीचड़ वगैरह सब ज़्यादा है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दीजिए, उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और फिर उसके बाद से मिट्टी के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर है उसको प्यूरिफाई करना। तो उसमें क्या है आपका कि कुछ कोलाइड्स के रूप में अगर निकल रहा है तो उसमें थोड़ा नहीं कहते हैं फिटकरी डाल दीजिए, तो उसका भी पानी क्या होगा,
पाई हो जाता है, तो उस प्रोसेस में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आपका है कि जैसे ऑरिजिनल दवा है, सिल्वर का गोल्ड सोल्यूशन है, आई लोशन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम सुने हैं, जिससे स्टमक डिसऑर्डर होता है उसमें उसका यूज करते हैं, कोलेडल सोल्यूशन है। टेनिंग है, टेनिंग ऑफ एनिमल हाइड्स या जानवरों का जो खाल होता है वो, हाँ सिंग है, सांप है, हाँ उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है कोलेडल सोल्यूशंस का। फिर इसके बाद था आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन आप लोग जानते होंगे, कोलेडल सोल्यूशन के माध्यम से हम कराते हैं। जैसे फिल्मों में आप देखते होंगे कि बारिश हो रही है, ये बारिश ऐसा नहीं कि उसको जब बारिश होगी तभी शूटिंग कराया जाता है, ऐसा नहीं है। फिल्मों में इस तरह की व्यवस्था होती है कि आर्टिफिशियल रेन होती है और उसमें जो कलाकार हैं अपना भीगते हैं और दौड़ते हैं। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक केवल है, लास्ट टॉपिक, इसके बाद चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। लास्ट टॉपिक हमारा ये है इमल्सन, ठीक है। हाँ लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, इमल्सन।